हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 6 की हिंदी का पाठ 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है बचपन। और ये कृष्णा सोपती जी द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखिका जी अपने बचपन की यादों को हमारे साथ साझा कर रही हैं। जिस प्रकार हमारा और आपका बचपन बीतता है ना बेटा, तो ऐसे ही वो भी अपने बचपन के विषय में बता रही हैं। तो देखिए ज़रा, पढ़ते हैं आगे। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। जैसे वो बता रही हैं कि भाई मैं इतनी बड़ी हूँ तुमसे कि जैसे तुम्हारी दादी या नानी की उम्र की, है ना। और तुम्हारी बुआ भी हो सकती हूँ या मौसी भी, यानी मैं इतनी बड़ी हूँ। और परिवार के जो लोग हैं ना, मुझे जीजी कहकर ही संबोधित करते हैं, ऐसे ही बुलाते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। यानी वो अपने आप की उम्र का अंदाज़ा आपको बता रही हैं कि वो इतनी बड़ी हैं कि अब उनके अंदर बड़प्पन महसूस होने लगा। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। बच्चों, क्या होता है कि उम्र के हिसाब से ना अपनी पसंद रंगों को लेकर भी बदलती है। पहले हम चटक कपड़े पहनते हैं, है ना, और बाद में धीरे धीरे हमारी चॉइस बदलती चली जाती है। इसी प्रकार लेखिका के चॉइस भी बदल रही है। अब वो गहरे रंग नहीं पहनना पसंद करती। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार घेरदार कुर्ते। देखा ना, बचपन में वो फ्रॉक निकर वॉकर पहनती थी, मगर अब बाद में क्या हो गया, अब थोड़ी ना निकर और वॉकर पहनेंगी, ना फ्रॉक पहनेंगी। अब तो वो चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अभी तक याद है। वो कहती हैं कि कुछ फ्रॉक तो उन्हें अभी तक याद हैं। किस टाइप के, पहले देखिए, आप मम्मी से पूछ कर देखिएगा आपने कि किस तरह की फ़्रॉक पहना करते थे। जैसे यहाँ पर भी लिखा है, हल्की नीली पीली धारी वाला फ़्रॉक, गोल कॉलर, बाजू पर गोल कफ। ये ना पहले डिज़ाइंस चलते थे, ऐसे गोल कॉलर होता था, बाजू पर गोल कफ होते थे। तो लेखिका को कौन सी याद है अपने? एक हल्के गुलाबी रंग की बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग के फ्रिल, उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। बच्चों, अब तो रिबन लगाना बच्चे पसंद नहीं करते, मगर उस समय में रिबन का बड़ा चलन था। रंग बिरंगे साटन के रिबन इस्तेमाल किया करते थे, ढूंढ ढूंढ के लाते थे मैचिंग का। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी। 2 ट्विनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। तो बच्चों, कई बार क्या होता है, हमें अपनी कुछ फेवरेट ड्रेसेस ना बड़ी लंबे समय तक याद रहती। तो ऐसे ही लेखिका को अपनी एक जो ड्रेसेस याद थी वो यहाँ पर बता रही हैं। बच्चों, कृष्णा जी आगे कहती हैं कि मुझे अपने मोज़े और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोज़े खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी। कुछ जगहों पे ना नियम बना लेते हैं घर में कि अपने मोज़े खुद धोने हैं। तो आगे कहती हैं कि हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। आप लोगों ने भी कभी अपने जूते अगर पॉलिश किए होंगे तो देखा होगा कि कपड़े से रगड़ने पर उनके अंदर चमक बड़ी अच्छी आती है और खुद को बड़ी खुशी मिलती है कि वाह, हमने जूते कितने अच्छे चमका दिए, है ना। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज भी शुरू हो जाता, क्योंकि पहले के जो जूते आते थे पहले टाइट रहते थे, चमड़ा जो था वो पैरों में टाइट रहता था, तो कुछ दिन तो बिल्कुल छाले पड़ जाया करते थे पैरों में। और धीरे 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 जब वो खुलते थे रोज़ पहनने के बाद,
तब वो पैरों के लिए ठीक रह पाते थे। जबकि आजकल तो कंफर्ट वाले बड़े ही आरामदेह शूज़ आने लगे हैं, तो अब के बार अच्छे रहते हैं। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोज़े के अंदर, यानी रुई से थोड़ा सॉफ्ट हो जाए वो जगह पर और तकलीफ़ ना हो, वरना ज़ख़म पे ज़ख़म लगता रहता है ना, उससे तकलीफ़ होती है। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क आ चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती, उसकी महक अपने आप ही आने लगती। हर शनिवार को उन्हें वो पिलाई जाती थी। कहा जाता है कि उससे ना इम्यूनिटी सिस्टम जो है अंदर का वो सही रहता है, बेहतर रहता है, इसलिए पहले ऐसे पिलाया जाता था। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। वो निशान देखकर ना, कितनी पीनी आपने दवाई के ढक्कनों पे भी देखा होगा कि उस पर एक निशान बना होता है, तो ऐसे ही कांच के ग्लास में भी निशान लगे हुए थे। उन्हें देखते मितली यानी उल्टी आने को जी होता। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना पीते तो वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तो लेखिका कहती है कि आज भी मुझे लगता है कि अगर हम उस दवाई को नहीं पीते तो कुछ नुकसान नहीं होता, हम ठीक ही होते, फिर भी हम पीनी पड़ती थी। फिर वो कहती हैं, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं बच्चों, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। हमारी और तुम्हारे बचपन की जो दिलचस्पी है ना, जो शौक़ हुआ करते थे हमें, जैसे गोटियाँ खेलना, ये सब होते ना, तो आप अपने घर में बच्चों अपने बड़ों से भी पूछ सकते हैं, दादी नानी इनसे भी, कि उनको बचपन में क्या क्या शौक़ थे और अब आपको क्या है। तो दिलचस्पियों में भी फ़र्क आ गया है। लेखिका आगे कहती हैं कि याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। तो बच्चों पहले घरों में ना ग्रामोफोन हुआ करते थे। आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि बड़े बड़े रिकॉर्डर लगे होते थे, तो उसमें गाने बजा करते, एक रिकॉर्डर लगाया जाता था। रेडियो टेलीविज़न तो होते ही नहीं थे, बहुत ही कम किसी घर में। आगे वो बताती हैं कि हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, यानी पहले जो हम खाया करते थे ना, कुल्फ़ी खाते थे, और आजकल के बच्चे क्या खाते हैं, आइसक्रीम। कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया है, यानी पहले का शौक़ क्या होता था, कचौड़ी और समोसे का, मगर आजकल के बच्चे क्या पसंद करते हैं, पैटीज़। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए हैं, यानी ये शहतूत और फालसे का और खसखस का शरबत पसंद किया जाता था, मगर अब क्या होता है बेटा, अब कोक और पेप्सी पसंद किया जाता है। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी। आप लोगों ने कंचे की बोतल वगैरह पी होंगी ना, जिन्हें आप कहते हैं, तो उस समय में ऐसी ही चीज़ें ज़्यादा चलन में थी, पसंद आया करती थी। शिमला और नई दिल्ली में बहुत बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। तो कितना अच्छा लगता था बच्चों को, चॉकलेट और पेस्ट्रीज़ वगैरह पसंद आती ना, तो वहीं वो अपनी भावना बता रही हैं, फीलिंग बता रही हैं। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। अब तो बच्चों आप लोग रोज़ ही पैसे लेके चॉकलेट्स और पेस्ट्रीज़ पैटीज़ वगैरह खाते हैं, उस समय में उन्हें हफ्ते में एक ही बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। सोचो ज़रा कैसे, क्योंकि मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, जैसे कई जने होते हैं ना कि ली और खा ली, वो ऐसा नहीं करती थी। घर लौट कर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेके खाती। कई बार ऐसे ही शौक़ होता है ना आप लोगों को भी, कि थोड़ा थोड़ा मज़े ले लेके खाओ, चटकारे लेके। ऐसे ही लेखिका करती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल। सोच कर ही मुंह में पानी भर आए। वह चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में, बड़ा स्वाद आता था इन्हें। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, हाँ
चना जोर गरम की पुड़िया तो तब थी, वह अब भी नज़र आती है। आप लोगों ने भी सुना होगा चना जोर गरम, तो बच्चों पूछ के देखिएगा अपने घर में पेरेंट्स से, तो बड़ा मज़ा आता था उसे खाने में। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। आप देखेंगे जैसे सॉफ्टी का कोन होता है ना, इस तरह से इसकी पुड़िया बनाई जाती है कोन की तरह, और उसमें चना मसालेदार भर दिया जाता है, नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल में हर बच्चे को आता था, क्योंकि जब ये खाते थे तो खाते खाते भी वो गाना गुनगुनाया करते थे। आप चाहें तो अपने घर में पूछ कर देखिएगा, ये गाना तो उन्हें भी ज़रूर ही आता होगा। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला बुरकवाते, भाई अपना स्वाद होता है, तो कोई जने तेज़ मसाला बुरकवाते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खासी रफ्तार थी। बड़ा ही आनंद आता था चलते हुए खाने में, उसे बैठकर खाने में इतना आनंद नहीं था। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, यानी उनको थोड़ा सा छोटा लेवल समझते थे, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब रिष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी करेंगे। चलिए उनकी बात। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। तो उसकी घंटे में इतनी पवित्रता थी कि उनकी आवाज़ से ऐसा लगता है कि यीशु स्वयं कुछ कहना चाह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। तो ये सूर्यास्त का नज़ारा उन्होंने व्याख्या की है उसकी। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक से कि क्या कहने। अगर आप ऊपर से खड़े होकर ऊंचाई से ब्रिज पे से कुछ देखते तो कितना अच्छा नीचे का माहौल नज़र आता है। ऊंचाई से नीचे जली हुई लाइटें अपने आप में एक अलग ही समा बांध देती। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। स्कैंडल पॉइंट जहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे हादसे हुए होते थे जिन्हें स्कैंडल का नाम दे दिया जाता, तो ऐसी उस जगह पे ना कुछ 2-4 बार ऐसे स्कैंडल होने की वजह से, कुछ हादसे होने की वजह से उसका नाम ही स्कैंडल पॉइंट हो जाए। तो वहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा होती तो उसका अलग ही कोलाहल होता था, शोर शराबा सा। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। उसके शोरूम में ना ऐसा शिमला कालका ट्रेन का एक मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, अब छोटे से अब मॉडल बना था तो उस पर ट्रेन भी लगा रखी थी। एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें, इस तरह का मॉडल बना रखा था। ठीक है बच्चों। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। उस समय में तेज़ रफ्तार की गाड़ी वही मानी जाती थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। अब आप कहेंगे देखिए कभी कभी, क्योंकि अब तो देखिए बच्चों आप लोगों ने बहुत हवाई जहाज़ देखे, लेकिन तब तो कभी कम ही हुआ करते थे ना, तो उन्हें कभी कभी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उसकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता क्या? दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। ऐसा ही लगता है ना हवाई जहाज़ ऊपर उड़ता हुआ। यह देखो, और वह गायब। जैसे ही देखने के लिए बाहर निकले इतने में तो गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। वह कौन सी थी? वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। ये तो बेटा आप लोगों को भी पता होगा कि शुरू में चश्मा लगाने का अब तो फिर भी चलन है, लेकिन उस समय में बहुत ही कम लोग चश्मा लगाया करते थे, तो बड़ा अटपटा लगता था। छोटे बड़े मेरे चेहरे को देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक? दूध पिया करो,
फिर मैं क्या करती, मैं भी डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती। कैसे दोहरा देती? क्योंकि डॉक्टर भी ऐसे ही समझा कर पहनाते हैं ना, चश्मा देते हैं कि कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी, तो मैं भी यही जवाब आगे दे देती। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता जा रहा है। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। अब कैसे जिम्मेवार है? जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा? ये तो सच है, दिन की रोशनी तो हमारी आंखों को सुहाती है, मगर हम रात की रोशनी में काम करेंगे तो आंखों पर तो जोर पड़ेगा ही। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। कैसे छेड़ा? देखो देखो कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, क्योंकि दूर का दिखाई देगा अच्छे से, उसकी सूझने लगे, कुछ समझेंगी। यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। उसको उसके कज़न इस तरह से चिढ़ाया करते थे, चचेरे भाई। ठीक है, आप लोग के भाई बहन भी ऐसे चिढ़ाते होंगे ना आपस में, आप भी चिढ़ाते होंगे। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा, शायरी तो कुछ ठीक लगी। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हुई। आप लोग भी ऐसा ही कुछ करते होंगे। अगर आपकी किसी ड्रेसिंग सेंस को या किसी पहनावे को, किसी चीज़ को देखकर कोई कुछ फबता कसता होगा ना, कुछ कहते होंगे, तो आप भी अपने आप को एक बार ज़रूर चेक करते होंगे। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की। नहीं नहीं, हाँ, यानी वो कंफ्यूज हो रही थी, अपने आप को बार बार देखती, क्या मैं वास्तव में लंगूर जैसी लग रही? फिर ना, ऐसा तो नहीं है। आगे वो बताती हैं कि मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। अब छोटे भाई का टोपा पहनेंगे तो कुछ तो अटपटा लगेगा ना, मगर अच्छा भी लगा। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। अब काफ़ी लंबे समय तक अगर चश्मा पहने रहो तो चेहरे को सुहाता है, फिर वो अच्छा लगने लगता है। जब कभी उतरा हाथ तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। जब अगर कभी उतारें तो चेहरा खाली खाली लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपी। यानी कहाँ तो मैं ये पहना करती थी दुपट्टों को, और अब क्या करती हूँ, अब मैं बड़ी अच्छी सी हिमाचली टोपियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं। तो इस प्रकार बच्चों, कृष्णा सोबती जी ने अपने बचपन की कुछ बातों को आपके साथ साझा किया है। और आप भी कभी कभी बैठकर अपने घर वालों के साथ, अपने माता पिता या अपने दादा दादी, नाना नानी के साथ उनके बचपन को भी साझा किया करो। तब आपको पता चलेगा कि बचपन की यादें बहुत ही मिठास भरी और आनंददायी होती हैं। तो बच्चों, अगर पाठ समझ में आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।